नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूथ अध्ययन के चैनल पे। देखिए, एक बार फिर से मैं आप सभी के बीच एचपी टीजीटी कमीशन 2025 के लिए जीके का पार्ट 56 लेके आ चुका हूँ। पार्ट 56 का जो पहला क्वेश्चन है कि किस गुप्त वंशीय राजा को भारत के नेपोलियन के नाम से जाना जाता है। तो कौन से ऐसे गुप्त राजा है जिनको भारत का नेपोलियन कहा जाता है। तो भारत का जो नेपोलियन है वो समुद्रगुप्त को कहा जाता है। तो ऑप्शन बी यहाँ से बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए, गुप्त वंश के राजा थे समुद्रगुप्त और इनको भारत का नेपोलियन कहा जाता था। अब क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन ये पूछता है कि जो समुद्रगुप्त है उनको भारत का नेपोलियन किसके द्वारा कहा गया है। तो ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो भारत का नेपोलियन इनको किसने कहा है? वी ए स्मिथ। ये नाम आपको याद रखना है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वी ए स्मिथ के द्वारा जो समुद्रगुप्त को है वो भारत का नेपोलियन कहा गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन पूछता है कि भारत के ऐसे कौन से गुप्त शासक है जिनको सिक्कों पर वीणा बजाते हुए चित्रों में अंकित किया गया है। तो याद रखना, ये संगीत के भी प्रेमी थे और समुद्रगुप्त को ही जो है सिक्कों पर वीणा बजाते हुए चित्रों में अंकित किया गया है। तो ये बात भी आपको याद रखनी है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। अब क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन पूछता है कि समुद्रगुप्त ने जब अपना दक्षिण अभियान चलाया था तो उस समय इसने कितने राजाओं को हराया था। उस समय समुद्रगुप्त के द्वारा 12 राजाओं, कितने राजाओं को हराया गया था? याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 12 राजाओं को हराया गया था, ये भी इंपॉर्टेंट बात रहेगी। तो इसके द्वारा दक्षिण के 12 राजा हराए थे। एक बार क्वेश्चन परीक्षा में पूछा गया था कि जो समुद्रगुप्त है इन्होंने किसकी पूजा ये करते थे। तो ये जो पूजा करते थे भगवान विष्णु की। तो भगवान विष्णु को जो है समुद्रगुप्त मानते थे। अगर इनके पिता की बात करें तो इनके पिता का नाम था चंद्रगुप्त प्रथम। क्या नाम था? चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम जो है वो कौन थे? इनके पिता थे समुद्रगुप्त के। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और चंद्रगुप्त प्रथम वही है जिन्होंने महाराजा धीराज, बहुत बार पूछा गया है, महाराजा धीराज की उपाधि किसके द्वारा धारण की गई थी। तो वो की गई थी समुद्रगुप्त के पिता चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा। तो ये सारी की बातें मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाली है। अगर आप भी एचपी टीजीटी कमीशन, जेबीटी कमीशन किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो जुड़िए हमारे साथ मात्र और मात्र 499 रुपीज़ में। हम दे रहे हैं आपको लाइव प्लस। अगर आप लाइव नहीं देख सकते, कहीं स्कूल में जॉब कर रहे हैं, तो रिकॉर्डेड क्लासेस भी देख सकते हैं। तो लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेज आप हमारी देख सकते हैं। साथ में आपको नोट्स भी यहाँ पर मिलने वाले हैं। और अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो जुड़िए इस नंबर पे 7876145409। और ऐसा कंटेंट, ये कंटेंट यहाँ पे आपको 0% शो किया जा रहा है। जब आप क्लासेस में आएंगे तो इससे अच्छा और इससे 100 गुना बढ़िया कंटेंट आपको मिलने वाला है। तो जब यहाँ पे आपको 0% इतना मिल रहा है तो फिर 100% देखिए कितना अच्छा मिलने वाला है। तो अगर समुद्रगुप्त की बात करें तो इनके एक राजकवि होते थे जिनका नाम था हरिसेन। क्या नाम था? हरिसेन। तो हरिसेन जो है वो समुद्रगुप्त के राजकवि थे, इस बात को आपने याद रखना है। और हरिसेन के द्वारा इलाहाबाद प्रशस्ति, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रयाग प्रशस्ति या इलाहाबाद प्रशस्ति। तो इलाहाबाद प्रशस्ति की जो रचना है वो किसने की है? तो बोलेंगे भैया हरिसेन ने किया। और हरिसेन कौन थे? समुद्रगुप्त के राजकवि थे, इस बात को आपने याद रखना है। देखिए, अगर मैं ऑप्शन में अशोक दिया है, भाई अशोक कौन थे? तो अशोक जो है मौर्य साम्राज्य के सबसे शक्तिशाली राजा थे। अशोक का राज्य अभिषेक कब हुआ था? 269 बीसी में, 269 ईसा पूर्व में हुआ था। और अशोक की अगर बात करें तो अशोक ने कलिंग का जो युद्ध लड़ा था वो 261 ईसा पूर्व में लड़ा था। इस बात को भी आपने याद रखना है, कब लड़ा था? 261 ईसा पूर्व में लड़ा था। और अशोक ने जो है वो बौद्ध धर्म को भी बाद में अपना लिया था। बौद्ध धर्म के, ये इनका व्यक्तिगत धर्म था बौद्ध धर्म, इस बात को आपने याद रखना है। भाई चंद्रगुप्त मौर्य की बात करते हैं। चंद्रगुप्त ये मौर्य है, इन्होंने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की और नंद वंश के अंतिम राजा धनानंद को हराया। धनानंद जो है नंद वंश के क्या थे? अंतिम राजा थे। इनको हराकर चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की नींव रखी थी, इस बात को आपने याद रखना है। और इनके जो प्रधानमंत्री थे उनका नाम कौटिल्य, विष्णुगुप्त, ये सारे नाम आपको याद रखने हैं। देखिए भैया, बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, लेकिन आपको बस यही याद रखना है इन तीनों के बारे में। वी एस स्मिथ के द्वारा समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा गया था, तो गलती बिल्कुल नहीं करेंगे। और कुमार देवी लिच्छवी जो है वो समुद्रगुप्त की माता का नाम था। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि आनंद मठ के लेखक कौन थे। अगर बात की जाए आनंद मठ की तो आनंद मठ के जो लेखक थे वो थे बंकिम चंद्र चटर्जी। कौन थे भैया? बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी जो है वो क्या थे? आनंद मठ के लेखक थे, इस बात को आपने याद रखना है। अगर मैं आनंद मठ की बात करता हूँ तो आनंद मठ एक प्रसिद्ध बंगाली उपन्यास है। तो आनंद मठ एक प्रसिद्ध बंगाली उपन्यास है। आनंद मठ कब प्रकाशित हुआ? तो आनंद मठ की बात करता हूँ तो ये 1882 1882, बहुत कम लोग ये जानते हैं कि ये कब प्रकाशित हुआ था। तो आपको ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन, एक्स्ट्रा नॉलेज जो मेरे द्वारा आपको दी जा रही है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इस 1882 में प्रकाशित किया गया था
देखिए जो भारत का राष्ट्रगीत है, भारत का राष्ट्रगीत कौन सा है? वंदे मातरम। ये कहाँ से लिया गया? क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है। तो वंदे मातरम भी आनंद मठ से ही लिया गया है, इस बात को आपने याद रखना है। देखिए यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन और भी बन सकते हैं, जैसे कि और कौन कौन सी किताबें हैं जो सीधी परीक्षा में पूछी जाती है। जैसे कि अगर मैं बात करता हूँ, एक किताब है गीतांजलि, और इसी गीतांजलि किताब के लिए देखिए गीतांजलि के जो है लेखक कौन है? तो गीतांजलि के लेखक थे रविंद्रनाथ टैगोर, जिनको गुरुदेव के नाम से भी जाना जाता था। अच्छा जी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो गुरुदेव के नाम से किसको जाना जाता है? तो गुरुदेव के नाम से जाना जाता है रविंद्रनाथ टैगोर को। और इनको रविंद्रनाथ टैगोर को जो है साहित्य के क्षेत्र में इस गीतांजलि किताब के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था पूरे एशिया में। सीधा क्वेश्चन आता है, पूरे एशिया में पहले एशियाई जिनको नोबेल पुरस्कार मिला तो 1913 में किसको मिलता भैया? राजा रविंद्रनाथ टैगोर, जिनको गुरुदेव के नाम से भी जाना जाता है। रविंद्रनाथ टैगोर की बहुत सारी किताबें हैं। रविंद्रनाथ टैगोर की बात करता हूँ तो चित्रगंधा इनकी किताब है, गीतांजलि जो मैंने अभी बताई, विसर्जन भी किसकी किताब है? रविंद्रनाथ टैगोर की। गार्डनर हो गया, गोरा हो गया, हुंगरी स्टोन्स हो गया, चंडालिका। तो याद रखना है, गार्डनर, गोरा, हुंगरी स्टोन्स और चंडालिका, ये सभी किताबें किसकी है? रविंद्रनाथ टैगोर की है। किसकी भैया? रविंद्रनाथ टैगोर की है। और सारे के सारे क्वेश्चन जो है ना वो परीक्षाओं में काम आने वाले हैं। अगर आप सारे क्वेश्चन करेंगे तो सारे के सारे क्वेश्चन काम आने वाले क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक एक बात को आप ज़रूर सुनेंगे। अब कुछ और किताबें जो परीक्षाओं में बहुत ज़्यादा पूछी जाती है, जैसे कि आपका कितनी नाव में कितनी बार। तो कितनी नाव में कितनी बार जो किताब है वो अगय के द्वारा लिखी गई है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक किताब है अग्निवीणा। तो अग्निवीणा किताब के राइटर है काजी नजरुल इस्लाम। क्या नाम है भैया? काजी नजरुल इस्लाम जो है वो अग्निवीणा किताब के राइटर है। 3 किताबें हैं, नीति शतक, श्रृंगार शतक और वैरणेय शतक। ये किसकी है? भृतहरि की। किसकी है? भृतहरि। इसके अलावा कुछ और किताबें, जैसे कि आपकी कमीशन का पेपर देने जा रहे हो तो वहाँ पे ऐसी किताबें भी पूछी जाएगी जिसके बारे में आपने सुना भी नहीं होगा। तो एक है एरिया ऑफ डार्कनेस। तो एरिया ऑफ डार्कनेस जो किताब है वो लिखी है V.S. नायपाल। क्या बोलेंगे? एरिया ऑफ डार्कनेस किताब किसने लिखी है भैया? V.S. नायपाल। उसी प्रकार एक बुक है, बुक का नाम है मालती माधव। मालती माधव पूछी गई एक बार, तो ये लिखी है भवभूति। तो भवभूति के द्वारा एक किताब लिखी है जिसका नाम है मालती माधव। और एक किताब है अकबरनामा, अकबरनामा और आईने अकबरी। तो आईने अकबरी और अकबरनामा किताब की जो राइटर है वो है अबुल फजल। क्वेश्चन सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। अगर उर्वशी की बात करें, उर्वशी और कुरुक्षेत्र बहुत इंपॉर्टेंट है। ये उर्वशी और कुरुक्षेत्र पूछी जा सकती है। तो उर्वशी और कुरुक्षेत्र जो किताब है वो किसकी है? तो याद रखना ये है रामधारी सिंह दिनकर। किसकी है? रामधारी सिंह दिनकर। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको याद रखना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि हिमाचल प्रदेश में स्थित सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो हिमाचल प्रदेश में स्थित जो सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी है? क्वेश्चन ये बोला जा रहा है। तो हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है शिल्ला। अगर मैं शिल्ला की बात करता हूँ तो शिल्ला हिमाचल की सबसे ऊंची चोटी है और किन्नौर जिले में स्थित है, और एक किन्नौर की भी सबसे ऊंची चोटी। कभी बेसिक क्वेश्चन हड़बड़ाने के लिए एग्जामिनर क्या करता है कि हिमाचल की सबसे ऊंची चोटी नहीं देता है, वो क्या करता है कि किन्नौर की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो बंदा सोचता है कि हिमाचल की शिल्ला है, अब किन्नौर की पता नहीं कौन सी होगी। अरे भैया किन्नौर में पड़ती है शिल्ला चोटी, इसीलिए ये हिमाचल प्रदेश की भी सबसे ऊंची चोटी है। तो किन्नौर में है और किन्नौर हिमाचल में पड़ता है, और ये किन्नौर की भी सबसे ऊंची और हिमाचल की भी सबसे ऊंची है। हाइट इसकी कहीं कहीं पे 7025 मीटर है, कहीं पे 7026। तो ऑप्शन में एक ही होगी। आपके दोनों के दोनों आंसर बिल्कुल सही हो जाएंगे, डरने वाली कोई बात नहीं है। इसके अलावा आपका लियो फॉर्ग्यूल भी कहाँ पड़ती है? किन्नौर में है, और इसकी जो ऊंचाई है वो 6791 मीटर। कितनी है भैया? 67 या 6791 मीटर ऊंचाई है लियो फॉर्ग्यूल चोटी की। इसके अलावा आपकी है मूल किला। भाई मूल किले की बात करते हैं, मूल किला की ऊंचाई है 65-20 मीटर। ये मूल किला जो चोटी है वो लाहौल स्पीति में पड़ती है। एक है गेफांग चोटी की हाइट है 6400 मीटर मात्र, और ये कहाँ पर है? ये जो आपकी पड़ती है गेफांग, ये पड़ती है लाहौल स्पीति में ही। अब कुछ चोटियों की बात करते हैं, और सबसे पहले हम किन्नौर की ही चोटियाँ देख लेते हैं। किन्नौर में एक तो है आपकी शिल्ला, जो कि हिमाचल की और किन्नौर की सबसे ऊँची चोटी है। इसके अलावा एक गूशू है, एक पीशू है। बहुत इंपॉर्टेंट है गूशू और पीशू, गूशू चोटी और पीशू चोटी। तो गूशू और पीशू कहाँ पर है? ये भी किन्नौर में है। एक फावारांग, जोर कादेन, किन्नर कैलाश। क्या बोलेंगे? किन्नर कैलाश, जोर कादेन, शिबकी चोटी। शिबकी भी इंपॉर्टेंट है भाई, शिबकी भी किन्नौर में। शिबकी के अलावा है लियो फर्ग्यूल। कौन सी है? लियो फर्ग्यूल। ये भी कहाँ पर है? किन्नौर में। तो लियो फर्ग्यूल
तो हमने यहाँ पे पढ़ भी ली थी लियो फर्ग्यूल, जिसकी ऊंचाई भी हमने पढ़ ली है कितनी है। इसकी ऊंचाई जो है लियो फर्ग्यूल की वो 67-91 मीटर है, बहुत बार पूछी गई है। मूल किला की है 65-20। तो ऊंचाई भी कभी कभार अब पूछी जा रही है और कमीशन के पेपर में अक्सर ऊंचाई पूछी जा सकती है। लाहौल स्पीति की बात करते हैं, लाहौल स्पीति की देख लेते हैं। लाहौल स्पीति में आपकी हरग्रन पीक है, आपकी श्रृंगला है, मुरांगला है, लछंगला है। जहाँ भी अंगला अंगला आएगा, श्रृंगला, मुरांगला, लछंगला, क्या लगाएंगे? लाहौल स्पीति लगाएंगे। इसके अलावा सालतूदा पार है। अगर मैं सालतूदा पार की बात करता हूँ, ये भी इंपॉर्टेंट चोटी है। गेफांगो है, ये भी इंपॉर्टेंट है। मुकर बेहू और शिखर बेहू, तो मुकर बेहू और शिखर बेहू ये चोटी कहाँ पर है? ये भी लाहौल स्पीति में है। इसके अलावा लाहौल स्पीति में शिंगरीला, कौन सी चोटी है भाई? शिंगरीला है। मूल किला है और मनीरेंग है। मनीरेंग सबसे ऊंची चोटी है, 65-97 मीटर इसकी हाइट है। इस बात को आपने याद रखना है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। तो ये सारी चोटियाँ हमने लाहौल स्पीति और किन्नौर की देखी। इसके अलावा हम अदर क्वेश्चन जब पढ़ेंगे वहाँ पर अन्य जिलों की चोटियाँ देखेंगे। तो ये चोटियाँ हमने यहाँ पर देखी लाहौल स्पीति और किन्नौर की, तो ये अक्सर आपको सारी की सारी याद हो जानी चाहिए। अगला क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन जो परीक्षाओं में आने वाला क्वेश्चन है कि हिमाचल प्रदेश पुलिस ट्रेनिंग सेंटर कहाँ पर है? तो हिमाचल प्रदेश का जो पुलिस ट्रेनिंग सेंटर है वो डरो में स्थित है। कहाँ पर है भैया? डरो में। ऑप्शन डी यहाँ से बिल्कुल सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन बोलता है कि डरो कहाँ पड़ता है, तो अगर डरो की बात करते हैं तो ये कांगड़ा में स्थित है। कहाँ पर है भैया? कांगड़ा में स्थित है डरो। अब जुनगा ऑप्शन में दिया है, क्या जुनगा में भी कुछ है? जी हाँ, जुनगा में भी है। अगर जुनगा की बात करें तो जुनगा में हिमाचल प्रदेश का स्टेट फॉरेंसिक लैब है। तो हिमाचल प्रदेश का स्टेट फॉरेंसिक लैब कहाँ पर है? तो बोलेंगे भैया जुनगा में स्थित है। उसी प्रकार आपका CPRI, सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट, कहाँ पर है? ये पड़ता है आपका शिमला कुफरी में। और CPRI हिमाचल से पहले कहाँ पे था? पटना। कहाँ पे था? पटना। और पटना से इसको कुफरी लाया था 1956 के आसपास। तो इस बात को भी आपने याद रखना है। ये कुफरी शिमला में, एक बार कुफरी ऑप्शन में नहीं था तो क्या आएगा? बेमलोई। तो बेमलोई में भी इसका ऑफिस है। अब जो हिमाचल प्रदेश के बड़े बड़े अधिकारी होते हैं, HAS होते हैं, इनकी ट्रेनिंग कहाँ होती है? इनकी ट्रेनिंग होती है हिप्पा में। हिप्पा का पूरा फुल फॉर्म एक बार पूछी गई थी, तो हिप्पा की पूरी फुल फॉर्म है हिमाचल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। क्या बोलेंगे? हिमाचल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो पूरा नाम है हिप्पा का। हिप्पा की बात करते हैं तो हिप्पा जो है कहाँ पर है? शिमला में, फेयर लॉन्स के पास है। इस बात को आपने याद रखना है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन कहाँ पर पड़ता है? शिमला में है। कहाँ पर? ये भी शिमला में। स्थापना कब होती है? तो 1971 के आसपास SPPSC की स्थापना होती है। पहले चेयरमैन थे KS कटोच। बाकी आप बताएंगे कब स्थापना हुई थी SPPSC की, डिटेल से बताएंगे। क्या मैंने सही बताया, गलत बताया है? तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मिनी लहासा, हिमाचल प्रदेश में मिनी लहासा किस स्थान को कहा जाता है? क्वेश्चन एक बार ये भी पूछा गया था। तो ये धर्मशाला को मिनी लहासा कहा जाता है। अब क्वेश्चन पूछा जाता है लिटिल तिब्बत, तो लिटिल तिब्बत को, लाहौल स्पीति को लिटिल तिब्बत कहा जाता है। इस बात को आपने याद रखना है। अब अंगूरों की घाटी, लैंड ऑफ ग्रेप्स, तो लैंड ऑफ ग्रेप्स कहाँ पर है? रिब्बा घाटी है। ये कहाँ पड़ती है? किन्नौर में पड़ती है। उसी प्रकार आपका वैली ऑफ हनी एंड मिल्क, तो बोलेंगे वैली ऑफ हनी एंड मिल्क बोलते हैं चंबा घाटी को। तो चंबा घाटी को वैली ऑफ हनी एंड मिल्क कहा जाता है। लैंड ऑफ 84 टेम्पल्स, तो ये बोलते हैं भरमौर। तो भरमौर को लैंड ऑफ 84 टेम्पल्स कहा जाता है। ये सारे के सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और सारे ही क्वेश्चन आपसे, मेरा मानना है, परीक्षाओं में सीधे सीधे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। कोई आपको यहाँ पर नॉर्मल क्वेश्चन नहीं रहने वाला है। हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा। जैसे कि पहाड़ी गांधी और पहाड़ा दा बुलबुल के नाम से हिमाचल प्रदेश में किसे जाना जाता है? तो बाबा काशीराम को। देखो, बाबा काशीराम कांगड़ा के डाडासीबा से संबंध रखते थे और बाबा काशीराम को ही पहाड़ी गांधी और पहाड़ा दा बुलबुल। अब पहाड़ी गांधी इनको किसने कहा? तो पहाड़ी गांधी कहा था इनको भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, और पहाड़ा दा बुलबुल कहा था इनको सरोजनी नायडू ने। दोनों के दोनों क्वेश्चन आपको याद रखने हैं। इंपॉर्टेंट है हर एक क्वेश्चन ही। अगला क्वेश्चन है कि किस सिख गुरु ने अमृतसर शहर की रचना की? तो अमृतसर शहर की रचना गुरु रामदास के द्वारा की गई थी। तो ऑप्शन बी यहाँ से बिल्कुल सही हो जाएगा। तो गुरु रामदास के द्वारा जो है वो क्या की गई थी? अमृतसर शहर की स्थापना की गई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब मैं कुछ यहाँ पे सिख गुरुओं की बात करता हूँ जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो आपको अमृतसर शहर की स्थापना तो मैंने बता दिया गुरु रामदास ने। अब मैं सबसे पहले आपको, क्योंकि कमीशन का पेपर देने जा रहे हो, तो 10 के 10 गुरु, कितने सिख गुरु थे? 10 के 10 मैं आपको बताने वाला हूँ। 7, 8, 9 और 10 इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना है। पहले जो सिख गुरु थे वो थे गुरु नानक देव। कौन थे? गुरु नानक देव, और यही सिख धर्म के प्रवर्तक थे। दूसरे सिख गुरु थे गुरु अंगद देव, जिन्होंने
गुरुमुखी लिपि जो पंजाबी भाषा की लिपि है उसकी रचना की। तीसरे सिख गुरु थे गुरु अमरदास, ध्यान से सुनना है भाई। तीसरे सिख गुरु कौन थे? गुरु अमरदास। चौथे सिख गुरु जो थे वो थे गुरु रामदास। कौन थे? गुरु रामदास, जो मैंने आपको अभी भी बताया, जिन्होंने क्या किया था? अमृतसर शहर की स्थापना की थी। पांचवें थे गुरु अर्जुन देव। छठे जो सिख गुरु थे वो कौन थे? गुरु हरगोविंद सिंह। सातवें जो गुरु थे वो थे गुरु हर राय। और आठवें जो सिख गुरु थे वो थे गुरु हरकिशन। और नवें गुरु थे गुरु तेग बहादुर, जो कि गुरु गोविंद सिंह जी के पिता थे। और 10वें जो सिख गुरु थे वो कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। तो गुरु गोविंद सिंह 10वें थे। और भैया भैया आपके पहले कौन थे? गुरु नानक देव। अच्छा, दूसरे पूछे तो बोले गुरु अंगद देव, और 9वें पूछे तो क्या बोलेंगे? गुरु तेग बहादुर। क्या पता वो 8वां पूछ ले, तो 8वां था गुरु हरकिशन। और 7वें कौन थे? एक बार फिर से याद करेंगे। 7वें थे गुरु हर राय। छठे थे गुरु हरगोविंद। 5वें थे गुरु अर्जन देव। चौथे थे आपके गुरु रामदास। और गुरु अमरदास जी जो है वो तीसरे थे। और गुरु अंगद देव जी दूसरे थे। और पहले थे गुरु नानक देव जी। तो देखिए 10 सिख गुरुदेव थे। तो आपको ये सारी बात याद रखनी कि कितने गुरुदेव थे, तो 10 सिख गुरुदेव थे, इस बात को आपने याद रखना। और देखिए एक बार पूछा गया था गुरु नानक देव का टाइम पीरियड कब से कब तक है, ऑप्शन में दिया है, तो इनका टाइम पीरियड था 1469 से 1539। उसी प्रकार गुरु रामदास जी का जो टाइम पीरियड था वो था 1574 से 1581, बहुत कम समय तक रहे। गुरु अर्जन देव 5वें गुरु, इनका कार्यकाल था 1581 से 1806। और गुरु गोविंद सिंह जी का कार्यकाल था 1675 से 1708। तो भंगाणी साहब का युद्ध किसने लड़ा? किस गुरु ने लड़ा? तो याद रखना गुरु गोविंद सिंह के द्वारा भंगाणी साहब का युद्ध भी लड़ा गया था। क्वेश्चन सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। अगर मैं सिख धर्म के बारे में बात करता हूँ तो अगर आपको यहाँ पर पता होना चाहिए कि जो गुरु नानक देव जी है इनका जन्म कब हुआ, तो गुरु नानक देव जी का जन्म हुआ था 15 अप्रैल 1469। याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कहाँ पर हुआ था? तलवंडी ननकाना साहिब पाकिस्तान। तलवंडी ननकाना साहिब पाकिस्तान। तो 15 अप्रैल 1469 को इनका जन्म कहाँ पर होता है? तलवंडी ननकाना साहिब पाकिस्तान में होता है। और देखिए इनकी पिता का नाम था मेहता कालू। ये बहुत बार पूछा गया है कि गुरु नानक देव की पिता का नाम क्या था? मेहता कालू था। और माता का जो नाम था वो था तृप्ता देवी। तृप्ता देवी और मेहता कालू, दोनों नाम आपको याद रखने, दोनों ही भाई काम आने वाले हैं। अब क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिख जो गुरु जो मैंने आपको दूसरे बताए हैं उनका नाम गुरु अंगद देव जी है, इनका आरंभिक नाम क्या था? तो इनका गुरु अंगद देव जी को पहले भाई लहना के नाम से जाना जाता था। इंपॉर्टेंट है। और लंगर प्रथा को स्थायी बनाने वाले भी गुरु अंगद देव थे। लंगर प्रथा शुरू तो किसने की थी? गुरु नानक देव जी ने, लेकिन भैया इसको स्थायी किसने बनाया था? तो गुरु अंगद देव जी के द्वारा जो है लंगर प्रथा को स्थायी बनाया गया था। गुरुमुखी लिपि का इन्होंने आविष्कार किया था। और ये मुगल बादशाह हुमायूं के समकालीन, तो हुमायूं के समकालीन कौन थे? तो याद रखना हुमायूं के समकालीन थे गुरु अंगद देव। और तीसरे जो गुरु थे इनका जो अगर मैं नाम बताना चाहूँ तीसरे गुरु, तो ये थे गुरु अमरदास। गुरु अमरदास के द्वारा क्या किया गया था? तो गुरु अमरदास के द्वारा जो सिखों की भी जो सती और प्रदा व्यवस्था थी, जैसी प्रथाएं थी, उनको जो है समाप्त कर दिया था। तो ये क्वेश्चन भी आपको याद रखना है। फिर चौथे गुरु थे गुरु रामदास, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर गुरु रामदास की बात करते हैं तो इनका जो जन्म का नाम था वो क्या था? जेठा था। तो याद रखना जेठा के नाम से किसको जाना जाता था? तो गुरु रामदास जी, जिनको जन्म के नाम जेठा था। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे हर हर महादेव। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। हर हर महादेव टू ऑल स्टूडेंट्स।